गौरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के पड़ोस में रहते थे। वे दोनों बहुत आलसी थे, कोई काम धंधा ना करते। मुझे तो बहुत भूख लगी है और घर में भी कुछ भी खाने के लिए नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, चिड़िया से मांग कर ले आती हूँ। फिर गौरी कौवी उड़ती है और रानो चिड़िया के घर चली जाती है। आओ आओ गौरी बहन, आपको क्या काम है मुझसे जो आप मेरे घर आई हो? काम तो कुछ नहीं था रानो, मुझे मेरी तबीयत सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रही और भूख भी बहुत लगी है और घर में कुछ भी खाने को नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे मांग कर कुछ खा लेती हूँ। अगर मुझे पहले पता होता आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आपको आपके घर पर ही कुछ खाने के लिए दे आती। मैं अभी आपको खाने के लिए मीठा फल देती हूँ। चिड़िया इतना कह ही रही थी कि तभी गौरी कौवी की नजर चिड़िया के जमा किए हुए दाने और फल पर जाती है। इतना सारा दाना और फल, चिड़िया तुमने ये कहाँ से लिए? मैं एक दिन का खाना खा लेती हूँ और एक दिन का बचा कर रख लेती हूँ ताकि वो मुझे मेरी मुसीबत के समय में काम आ सके। अच्छा, मेहनत करना बहुत अच्छा काम है। लो आप ये मीठा फल खा लो, मैं आज ही लेकर आई थी। फिर गौरी चिड़िया से मीठा फल लेती है और खा लेती है। गौरी कभी फल खाकर अपने घर चली जाती है। कालू, चिड़िया के घर में बहुत सारा दाना और फल है, मैं तो देखकर हैरान रह गई। गौरी, क्या मीठा फल भी था? एक नहीं कालू, ढेर सारे रंग बिरंगे फल और अनाज भी। गौरी, मेरा मन कर रहा है मैं चिड़िया का दाना और फल जाकर अभी अभी चुरा लूं। मुझे कितने दिन हो गए मीठा फल खाए हुए। नहीं नहीं कालू, जब कल चिड़िया दाना ढूंढने के लिए जाएगी तब हम उसके फल चुरा लेंगे। सुबह सुबह ही दाने की तलाश में निकल जाती है। चिड़िया के घर से निकलते ही गौरी कालू भी अपनी टोकरी लेकर चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। कालू, मैं बाहर ही रुकती हूँ, मैं यहाँ नजर रखूंगी कि कोई पक्षी हमें देख ना ले। तुम जल्दी से जाओ और इस टोकरी में चिड़िया का सारा दाना और फल भर लाओ। कालू भी घर के अंदर जाता है और दाने और फल से टोकरी को भर लेता है। फिर वो पति पत्नी चिड़िया का दाना चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। हाय, मैं लुट गई, मेरी इतनी दिनों की मेहनत की कमाई को कौन चुरा कर ले गया? इस जंगल में कौन नया चोर आ गया? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तभी चिड़िया को अपने घर में एक चूहा नजर आता है। तो ये काम इन चूहों का है, मैं अभी इनका बंदोबस्त करती हूँ। उधर गौरी कालू भी दाना खाने में लगे हुए थे। उनका पेट तो भर गया था लेकिन मन नहीं। कालू, बस बस, मुझसे अब और नहीं खाया जा रहा। और मुझसे भी, बाकी का दाना हम कल खा लेंगे। रानू चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे चूहे मार दवाई दो, मेरा तो सारा ही दाना खा लिया है उन चूहों ने। चिड़िया, इस दवाई के चंद कतरों को लगाकर मकई के दानों पर रख देना। जैसे ही वो मकई के दाने खाएंगे वो चूहे मर जाएंगे। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है, मकई के दानों पर वो दवाई लगाकर वहीं रख देती है और नदी पर पानी पीने के लिए चली जाती है। गौरी कालू भी पेड़ के पीछे छुपे हुए चिड़िया के बाहर जाने का इंतजार कर रहे थे। गौरी, गौरी, वो गई चिड़िया। जल्दी चलो कालू, हम चिड़िया के आने से पहले अपना पेट भर लेते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर जाते हैं। गौरी, मेरे फेवरेट मकई के दाने। फिर वो दोनों मकई के दाने खाने लगते हैं। दानों पर तो चूहे मार दवाई लगी हुई थी, जिन्हें खाते ही गौरी कालू गिर जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। रानू चिड़िया भी घर आ जाती है। बहुत बुरा हुआ, मुझे नहीं पता था मेरी पड़ोस में ही चोर रहते हैं। अफसोस कौवो, तुम्हें तुम्हारे लालच की बहुत बड़ी सजा मिली। ऐसे कौवे लालच में अपनी जान गंवा बैठे। रानू चिड़िया ने अपने खेत में अब की बार धान की फसल उगाई हुई थी। दूसरी ओर कौवों ने भी अपने खेत में धान लगाए हुए थे। दोनों की फसल अब पककर तैयार थी। कालू, हमारी चावल की फसल अब पक गई है, हम इसे काट लेते हैं।
हाँ हाँ गौरी, काट लेते हैं और पूरा साल आराम से खाएंगे। चिड़िया भी अपनी फसल काट कर घर ले जाती है। दूसरी ओर कौवों ने भी अपनी फसल काट ली थी। मम्मा, क्या बनाया है आज आपने खाने में? गर्मा गर्म मटर पुलाव बनाए हैं मैंने अपनी बेटी के लिए। अरे वाह, जल्दी से ले आओ मम्मा फिर। मम्मा, चिड़िया और गुड़िया जब खाना खा रहे थे तो बाहर से पक्षियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। लाडो ने फौरन बाहर निकलकर देखा कि पूरा जंगल जल रहा है। आग बहुत बढ़ गई थी, लगभग सारे ही पक्षियों के घर जल रहे थे। बस लाडो और कौवों का घर ही बचा हुआ था, क्योंकि उनका घर उनके खेत के किनारे था। काफी देर के बाद आग तो बुझा दी गई, लेकिन सभी पक्षियों के घर उनके सामान के साथ पूरे ही जल गए थे। हिम्मत रखिए आप सब, हम सब मिलकर कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। चिड़िया इतना बोल ही रही थी कि गौरी और कालू भी वहां आ जाते हैं। कालू भैया, इन सब पक्षियों के घर इनके सामान सहित जल चुके हैं। अब हमें ही इनकी मदद करनी होगी। पूरे जंगल में हम दोनों के घर ही बचे हैं बस। अब तो जंगल में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है जलने की वजह से। ना भाई लाडो, मुझसे मदद वदद नहीं होगी। आग लगाएंगे, लापरवाही करेंगे और मुफ्त में दाना खिलाऊं मैं नहीं दूंगा इन्हें खाने के लिए कुछ भी। कालू भाई, हम दोस्त एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? चुप कर छोटी चिड़िया, बड़ी दानवीर बनी फिरती है। तू ही खिला इन्हें मुफ्त का दाना। तुझे तो तब पता चलेगा जब इन्हें सारा दाना खिलाकर खुद भूखी मरोगी। ऐसा कहकर गौरी और कालू वहां से चले जाते हैं। जब चिड़िया पक्षियों को भूख से तड़पते हुए देखती है तो वो घर जाती है। गुड़िया बेटा, आप घर के बाहर एक बड़ा चूल्हा बनाओ। क्या मम्मा, आप क्या करोगी बड़े चूल्हे का? ये सब मैं बाद में बताऊंगी। तुमसे जितना कहा है उतना करो पहले। गुड़िया घर के बाहर एक बड़ा चूल्हा बना देती है। लाडो फिर सभी पक्षियों के लिए मटर पुलाव बनाती है। धीरे धीरे चिड़िया के सारे ही चावल खत्म होने लगे। मिट्ठू पति जी, मुझे बहुत भूख लगी है। अब तो चिड़िया के घर में भी चावल खत्म हो गए हैं और जंगल में भी कुछ भी खाने को नहीं बचा है। अगर कुछ दिन और ऐसे चलता रहा तो हम सब भूख से मर जाएंगे। मैं कौवों के घर जाता हूँ, उनसे मांग कर देखता हूँ, शायद वो कुछ दाने चावल के मुझे दे दें। फिर मिट्ठू कौवों के घर चला जाता है। गौरी और कालू, मेरी पत्नी भूख से मर रही है। आप मुझे कुछ दाने चावल के दे दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ चावल के दाने दे दूंगी। पहले मेरे लिए जंगल से लकड़ियां लेकर आओ। करूंगा, मैं दाने के लिए सब करूंगा। मैं अपने परिवार को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता। फिर मिट्ठू जाता है और जंगल से लकड़ियां लेकर आता है। बदले में कौवे उन्हें कुछ चावल के दाने दे देते हैं। एक उड़ता हुआ साधु पक्षी कौवों के पास आता है। मैं भूखा हूँ, मैं एक यात्री पक्षी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो कौवो। चाचा साधु पक्षी, हम किसी ऐरे गहरे को मुफ्त में खाना नहीं खिलाते। चल अपनी राह ले, चला जा यहाँ से। मुझे बहुत भूख लगी है, बस मुझे 2 ही दाने दे दो। साधु पक्षी का इतने कहते ही कालू कौवा उसे धक्का दे देता है और साधु पक्षी गिर जाता है। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। काले कौवो, तुम्हें तुम्हारे जुल्म की सजा जरूर मिलेगी। अब वक्त आ गया है, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। साधु पक्षी इतना कहकर वहां से चला जाता है। उसे रास्ते में लाडो चिड़िया मिलती है। बेटी, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए दाना दो। बाबा जी, मेरे पास दाना तो नहीं है, ये फल है जो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही थी, इसे आप ले ले। लाडो अपना फल साधु पक्षी को दे देती है।
बेटी सब ठीक हो जाएगा। कल सुबह का सूरज निकलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। रात हो जाती है। लाडो की बेटी गुड़िया भूखी ही सो जाती है। सुबह हो जाती है। लाडो जब अपने किचन में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ चावलों की बोरियां पड़ी हुई थी। ये सब देखकर लाडो हैरान हो जाती है। ये सब कहाँ से आया? कल तो यहाँ कुछ भी नहीं था। फिर लाडो को साधु पक्षी की बात याद आती है। बेटी कल सुबह सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर लाडो चिड़िया सभी पक्षियों को पहले की तरह मटर पुलाव बनाकर खिलाने लगती है। अब उसके चावल कभी खत्म ना होने वाले थे। उधर काले कौवे अपने चावलों की बोरियों को देख देख कर रो रहे थे, क्योंकि उनके सारे के सारे चावल अब खराब हो चुके थे। कालू जी, ये सब कैसे हुआ? कल तक तो हमारे चावल ठीक थे। गौरी, ये उसी साधु बाबा की वजह से हुआ है जिसे हमने कल धक्के मार मार के यहाँ से निकाल दिया था भूखे पेट। कालू जी, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। ऐसे कौवों को अपनी करने की सजा मिलती है। सुंदरवन जंगल में एक दिन सभी पक्षी बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए थे कि तभी लाडो चिड़िया बोलती है, सुनो दोस्तों, हमारे जंगल में अब बारिश का मौसम शुरू होने ही वाला है। पिछली बार हमारे जंगल में कई दिनों तक लगातार बारिश चलती रही, याद है ना? हाँ लाडो चिड़िया, हम पिछले साल की बारिश को कैसे भूल सकते हैं। उस समय पर तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ ना बचा था और हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। हाँ कबूतर, तुमने ठीक कहा, लेकिन अब की बार हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। ये सब बातें गोरी और कालू भी सुन रहे थे। वो दोनों बड़े ही आलसी थे, उन्हें काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अरे तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। जरूरी थोड़ा ना है जो पिछली बार हुआ वो अब की बार भी होगा। अभी तो बारिश आने में भी समय है। ये लाडो चिड़िया तो छोटी छोटी बातों पर डर जाती है और दूसरों को भी डराती है। अरे अरे कालू, नहीं, लाडो चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें पहले से ही भोजन जमा कर लेना चाहिए। चलो कालू, हम चलते हैं। इन्हें जो करना है करने दो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। अरे अरे, जाने दो इन कौवों को, ये ऐसे ही हैं। हमें बारिशों के लिए भोजन इकट्ठा करना ही होगा, वरना हमारी भूख से हालत खराब हो जाएगी। लाडो बहन, आपका घर हम सबके घरों से मजबूत भी है और बड़ा भी है। हम सारा ही भोजन आपके घर में इकट्ठा कर लेंगे। जब बारिश शुरू होगी तब हम बारी बारी से अपना भोजन ले जाया करेंगे। हाँ लाडो, मिट्ठू बिल्कुल ठीक कह रहा है। लाडो मान जाती है और सभी पक्षी अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अगली सुबह सभी पक्षी फल और अनाज ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। सभी पक्षी बारी बारी से खाने का बहुत सा सामान लेकर चिड़िया के घर जमा करने लगते हैं। तो दोस्तों, हमने फल और अनाज ढेर सारा इकट्ठा कर लिए हैं। इससे हमारे बारिशों के दिन आराम से गुजर जाएंगे। उधर गोरी और कालू आराम से अपने घर में सोए हुए थे। उन्हें आने वाली बारिश का कोई डर न था। अगले दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। मिट्ठू और कबूतर भी लाडो चिड़िया के घर आ जाते हैं। देखा दोस्तों, अच्छा ही हुआ हमने कल ही भोजन इकट्ठा कर लिया, वरना इतनी बारिश में हम कहाँ से भोजन ढूंढ कर लाते। हाँ, अब ये बारिश कभी भी रुके, हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास काफी दिनों के लिए भोजन जमा है। ऐसे मिट्ठू और कबूतर अपना अपना दाना लेकर अपने घर चले जाते हैं। कई दिनों से लगातार बारिश हो ही जा रही थी, वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ना जाने ये बारिश कब बंद होगी। मुझे तो बहुत भूख लगी है और घर में भी खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। भूख तो मुझे भी लगी है। कालू, तुम लाडो चिड़िया के घर जाओ, तुम उससे दाना ले आओ। नहीं बाबा नहीं, बाहर बहुत ठंड है। ऐसी ठंडी बारिश में मुझसे नहीं उड़ा जाएगा।
तुम ही जाओ दाना लेने, तुम्हें ज्यादा भूख लगी है। अगर तुम काम के होते आज हमें भूखा नहीं मरना पड़ता। क्या होता अगर तुम उनके साथ भोजन जमा कर लेते तो? तुम भी तो जमा कर सकती थी पहले उनके साथ भोजन। सारे काम मैं ही करूं। तुम रहो घर में, मैं तो जा रही हूँ लाडो चिड़िया से दाना लेने के लिए। अब मुझसे भूख बर्दाश्त और नहीं हो रही। फिर गोरी कभी चिड़िया के घर जाने लगती है कि कालू भी उसके पीछे पीछे आ जाता था, क्योंकि वो भी कई दिनों से भूखा था। वो दोनों जाकर चिड़िया की घर की खिड़की में बैठ जाते हैं और देखते हैं कि मिट्ठू और कबूतर भी वहाँ हैं। लाडो, मेरी प्यारी बहन, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं लाडो, इन्हें कुछ मत देना। जब हम इन्हें कह रहे थे कि हमारे साथ चलकर भोजन जमा करो, जब तो ये हमें ही पागल बता रहे थे। फिर वो लाडो की विनती करने लगते हैं और लाडो को दया आ जाती है। वो उन्हें कुछ अनाज के दाने दे देती है। लाडो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आगे से हम भी बारिश आने से पहले ही अपना भोजन जमा कर लेंगे। ऐसे कौवे सुधर जाते हैं। चिड़िया अपने घर में अपने छोटे से बेटे के साथ बैठी हुई थी। वो अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि चिड़िया के पास एक सुंदर सा घर था, भोजन था और अपने बेटे का प्यार। चिड़िया के पड़ोस में गोरी कभी रहती थी, जो चिड़िया से बहुत जलती थी। वो हमेशा चिड़िया को कोई न कोई नुकसान पहुंचाने की तलाश में रहती। कालू जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये छोटी चिड़िया इस सुंदर से घर में रहे और हम इस पेड़ पर तिनकों के घोंसले में। हाँ गोरी, अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा। जब भी हम कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, ये हमसे बेहतर कर लेती है कुछ। अब हमने ये तिनकों का मजबूत घोंसला बनाया तो इसने लकड़ियों का पक्का घर बना लिया, हमें नीचा दिखाने के लिए। हमें ये इससे घर छीनना होगा कालू जी। मगर वो कैसे गोरी, ये चिड़िया तो बहुत सयानी है। कालू जी, हमें इस चिड़िया से नजदीकियां बढ़ानी होगी। जब हम इसके करीब आ जाएंगे तो हम एक दिन इसे धोखे से ये घर छीन लेंगे। ठीक कहा तुमने गोरी, हमें ऐसा ही करना होगा। दिन गोरी सुबह सुबह चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया रानी, लो ये सेब। कालू कल 2 सेब लेकर आया था। मैंने सोचा मैं एक चिड़िया को दे आती हूँ। आखिर हम पड़ोसी हैं। हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। हाँ गोरी बहन, आपने ठीक कहा। लाओ, सेब तो मेरे कुकू को बहुत पसंद है। और गोरी धीरे धीरे चिड़िया से ऐसे नजदीकियां बढ़ाती रही। फिर एक दिन जंगल में तेज बारिश होने लगती है। कालू, चलो यही सही मौका है। आज हम चिड़िया को उसके घर से भगाकर उस पर कब्जा कर लेते हैं। चिड़िया जल्दी से बाहर आओ, देखो गोरी को क्या हुआ है, ये बेहोश हो गई है। रानू चिड़िया कालू की आवाज सुनते ही बाहर आती है और उसका बेटा कुक्कू भी उसके साथ बाहर आ जाता है। जैसे ही चिड़िया घर के बाहर जाती है तो गोरी उठ जाती है। अब तुम दोनों माँ बेटा अपने लिए कोई नया घर ढूंढ लो। क्या मतलब कालू अंकल, ये घर हमारा ही तो है। अफसोस छोटी चिड़िया के छोटे बेटे, ये घर हमें पसंद आ गया है। जो चीज हमें पसंद आ जाती है हम वो किसी को नहीं देते। भाग जा छोटी चिड़िया यहाँ से। रानू चिड़िया रोने लगती है, लेकिन वो समझे खुद सुधर गए हैं। लेकिन जो बुरा होता वो कभी बुराई से नहीं रुकता। तुम कुछ हुए हो, ये घर मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था। ऊपर वाला इसकी सजा तुम्हें जरूर देगा। चलो बेटा। अपने बेटे को लेकर थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और कौवे चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। मम्मा, क्या आज की रात हम ऐसे ही बारिश में भीगते रहेंगे? हाँ मेरे बेटे, सुबह होते ही हम अपने लिए नया घर बना लेंगे। मम्मा, वो देखो, वो बूढ़ी माँ जी का घर जिसकी हमने उस दिन मदद की थी। चलो मम्मा, हम उस बूढ़ी माँ जी के घर चलते हैं।
वो हमें अपने घर में आसरा जरूर देगी। ये चिड़िया कुक्कू को लेकर उड़ती है और बूढ़ी माँ जी के घर चली जाती है। बेटी चिड़िया, क्या बारिश से तुम्हारा घर टूट गया? नहीं माँ जी, वो घर मुझसे कौवा ने छीन लिया जो मेरे साथ वाले पेड़ पर रहते थे। बेटी चिड़िया, तुम डरो मत, ये घर तुम्हारा ही है। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। उन कौवों को उनके किए की सजा ऊपर वाला जरूर देगा। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ बूढ़ी फाख्ता के घर में बारिश में आराम से रहती है। बारिश तेज होने की वजह से कौवों का घर टूटकर गिर जाता है और वो उसके नीचे दबकर मर जाते हैं। ऐसे दुष्ट कौवे अपने अंजाम तक पहुंच जाते हैं। गोरी और कालू का बेटा जग्गू बहुत शरारती था। वो शरारत करते समय ये नहीं देखता था कि ये मुझसे छोटा है या बड़ा। एक दिन मिट्टू तोता नदी पर बैठा हुआ था कि पीछे से जग्गू कौवा आता है और उसे धक्का दे देता है। मिट्टू नदी में गिर जाता है। मिट्टू अंकल भीग गए, मिट्टू अंकल भीग गए। रुको जग्गू के बच्चे, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तुम्हें कितनी बार समझाया बड़ों के साथ ऐसी शरारत नहीं करते। मैं डूबते डूबते बचा हूँ। इतने में मिट्टू उसे पकड़ता कि जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। भाग कर जाओगी कहाँ? मैं अभी तुम्हारे घर आता हूँ। फिर मिट्टू जग्गू के घर जाता है। कालू, कालू, बाहर आओ। देखो तुम्हारे बेटे ने क्या किया है मेरे साथ। क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाए जा रहे हो? क्या किया है मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ? कालू घर पर नहीं है। मैं नदी पर बैठा हुआ था कि जग्गू ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। मैं नदी में गिर गया। मैं डूबते डूबते बचा हूँ। फिर क्या हुआ जो तुम नदी में गिर गए? अच्छा ही हुआ, इसी बहाने तुम नहा तो लिए, नहीं तो तुम कई कई महीने तक नहीं नहाते। समझा देना अपने बेटे को। अगली बार मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर मेरे बेटे को पंख भी लगाया तो तुम्हारी ये मोटी सी चोंच तोड़ दूंगी। क्या हुआ, उसने एक शरारत कर दी। अभी छोटा बच्चा ही तो है वो। तुमने ऐसे ही जग्गू को सर पर चढ़ाए रखा तो एक दिन तुम पछताओगी। अगर किसी दिन उसने बड़े पक्षी के साथ उससे शरारत कर दी तो वो तो उसे नहीं छोड़ेगा। वो मेरा बेटा है, वो सबके साथ शरारत करेगा और इस जंगल में हमसे बड़ा कोई पक्षी नहीं है। अब जाओ तुम यहाँ से। फिर मिट्टू तोता वहाँ से चला जाता है। मम्मा, वो है ना मिट्टू अंकल, आज उसे मैंने नदी में धक्का दे दिया और वो पूरे गीले हो गए। हाँ, आया था वो मोटी चोंच वाला मेरे पास तुम्हारी शिकायत लेकर। मैंने उसे डांट कर भगा दिया। गौरी, तुमने इसे ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। वो बड़ा है तुमसे। तुम ऐसी शरारतें मत किया करो। मम्मा मम्मा, देखो पापा को, वो फिर डांटने लगे मुझे। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मेरे बेटे को मत डांटा करो। जब भी मौका मिलता है उसे सुनाने लग जाते हो। बच्चा ही तो है, क्या हुआ इसने छोटी मोटी शरारत कर ली तो। अगले दिन इस जंगल में घूमते घूमते एक चील आ जाती है और वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। जग्गू कौवा भी वहाँ आकर उसे चिढ़ाने लगता है। बूढ़ी बूढ़ी बूढ़ी, सफेद बालों वाली बूढ़ी, बूढ़ी चील बूढ़ी चील। ये सुनकर चील वहाँ आ जाती है। शर्म करो बच्चे, कोई बड़ों से भी ऐसे मजाक करता है? अगर तुमने एक बार और मुझे बूढ़ी कहा तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। अब भागो यहाँ से। बूढ़ी बूढ़ी बूढ़ी, सफेद बालों वाली बूढ़ी चील। चील को जग्गू पर बहुत गुस्सा आ जाता है और चील जग्गू को मारने लगती है। ये सब वहाँ से जाता हुआ कबूतर देख लेता है और भागा भागा गोरी के घर जाता है। गौरी कालू, गौरी कालू, जल्दी से बाहर आओ। क्या हुआ कबूतर, क्यों इतनी जल्दी में हो? इतने सांस क्यों चढ़ा रखे हैं? कालू, तुम्हारे बेटे जग्गू को वहाँ एक चील मार रही है। जल्दी से उसे बचा लो, कहीं वो उसे जान से ना मार दे। गोरी कालू तो तेजी से वहाँ से उड़ते। चील दी छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, आज इस बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगी। ये मुझे बुढ़ी कह रहा था। मैंने इसे कितनी बार मना किया लेकिन ये नहीं माना।
चील दी आगे से ये किसी के साथ कोई शरारत नहीं करेगा, मैं इसे समझा दूंगी। अब तो इसे छोड़ दो, इसका पंख भी टूट गया है। चील जग्गू को छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ और भी पक्षी आ जाते हैं। गौरी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। जग्गू को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है। तुम्हारी वजह से अब मेरा बेटा कभी उड़ नहीं पाएगा। गौरी तो कुछ नहीं बोलती, बस रोई जा रही थी। अगर गौरी तुम जग्गू को पहले से ही बड़ों से बात करने का सलीका सिखाती तो जग्गू के साथ ऐसा नहीं होता। बच्चे तो सभी शरारत करते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो हद से बाहर हो जाए।